चिराग बहुत दिन बाद मिलते हैं। देख रहे हो 2 मिनट डालेगा, 8 मिनट हो गया। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं, हमने गलती कर दी, उससे आगे आपकी गोदाम हम आ गए उधर से हमारे पास वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ वक्ता रहे हैं और काशीराम जी ऐसे शख्सियत है कि भारत की को जो हमारे सामने पेश किया वो काशीराम जी की देन है। एक बार मायावती के यहाँ पर काशीराम जी गए थे तो मायावती जी IAS की तैयारी कर रहे थे, तो काशीराम जी ने कहा क्या क्या कर रही हो आप? तो मैं IAS बनना चाहता हूँ। तो काशीराम जी कह रहे IAS बनते करो ही क्या? IAS बनते मैं समाज की सेवा करूँगी। तो समाज की सेवा तो कैसे पूरी करोगी? IAS बनते तो तुम नेताओं को काम बन जाओगे। मैं तुम्हें ऐसा मंच पर आकर खड़ा करना चाहता हूँ जहाँ IAS आपके पैरों में गिरेंगे और वो यूँ मना किया। काशीराम जी ने मायावती को ऐसा संबोधन दिया, ऐसा पद प्रदान करते कि IAS DM PM सब उनके आगे पीछे घूमते। तो ऐसे हमारे काशीराम जी हैं, जिनको हम सशक्त नमन करते हैं। और प्रदान की थी। हमारा ये एक मकसद है, हमारा जो कर्तव्य है, हमारा काशीराम जी ने जो आंदोलन चलाया उस आंदोलन को गतिमान करना। अगर हम गतिमान बनाएंगे रखेंगे तो हम पीछे चले जाएंगे। माननीय काशीराम जी ने सबसे पहले रामदेव बनाया, रामदेव सरकारी कर्मचारियों का एक पद था और काशीराम जी के काशीराम जी ने समझा कि हम अपने सरकारी कर्मचारियों पर जो ये धब्बा लगा हुआ था कि मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है, तो काशीराम जी इस बड़े जो ये कलंक था इसको धोना चाहते थे और कर्मचारियों का साथ और सहयोग लेना चाहते थे। तो उस दौरान कांग्रेस के जरिए काशीराम जी को
किया और पैसे के जरिए इन्होंने अपना आंदोलन खड़ा किया और ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चला। जब राष्ट्रीय स्तर पर चला, बातचीत के द्वारा मैं भी देखता था कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे और जो हमारी अत्याचार होता था, शोषण होता था, ये किताबों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से कांशीराम जी और उनका उल्लेख करते थे और एक जन जागृति हमारे समाज में पैदा हुई। कांशीराम जी ने बहुजन संगठन, बहुजन संगठन और कई पत्र पत्रिकाएं निकाले, जिससे वैचारिक क्रांति पैदा हुई हमारे समाज में। वैचारिक क्रांति ही सबसे बड़ी क्रांति है। अगर हमारे अंदर वैचारिक क्रांति पैदा नहीं होती तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें वैचारिक क्रांति करने के लिए अपना पूर्वजों का, अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ना होगा और तभी हम वैचारिक क्रांति के लिए तैयार होंगे। तो कांशीराम जी ने उसके 1981 में DS4 बनाया, जिसको दलित शोषित समाज संघर्ष समिति कहते हैं। ये वैसे तो गैर राजनीतिक था, लेकिन राजनीतिक गतिविधियाँ DS4 के माध्यम से इस देश के अंदर कांशीराम जी ने चालू कर दी और DS4 के माध्यम से जिन्होंने 1-2 चुनाव भी खुद लड़े और लोगों को भी लड़ाए। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी और बहुजन समाज पार्टी के मार्फत इन्होंने जन जागृति का अभियान चलाया और लोगों को राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर तैयार किया। 2-3 साल के अंदर ही कांशीराम जी अपने जीते जी इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे गए और आज ये भारत के अंदर 3 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों को भी जब तक पिछड़ी समाज के लोगों को साथ में लेके चलेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मान्यवर कांशीराम जी ने अपने समय में ही पिछड़े समाज के लोगों को काफ़ी जोड़ा और पिछड़े समाज के लोग MP बने, चाहे वो मध्य प्रदेश से बने, हरियाणा से बने, पंजाब से बने। तो हमें जो हम शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, हमें बैकवर्ड के लोगों को साथ लेकर चलना होगा, तभी हम अपना जो मूवमेंट है, हमारा जो राजनीतिक सत्ता है, तभी हम प्राप्त कर सकते हैं। अपने बलबूते पर राजनीतिक सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते। तो माननीय कांशीराम जी ने साहू जी महाराज, पेरियार और संत गाडगे, इनके विचारधारा को भी लोगों के अंदर रखा। हमारे समाज के अंदर जो सांस्कृतिक बदलाव है वो कांशीराम के द्वारा बहुत ज़्यादा गतिमान हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी काफ़ी आंदोलन किए और बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को ही कांशीराम जी ने आगे बढ़ाया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आंदोलन अब कुछ धीमा पड़ा है और धीमी गति को हमें तेज गति प्रदान करनी है। कांशीराम जी ने अपने कोई अचल संपत्ति, कोई चल संपत्ति नहीं थी और कांशीराम जी ब्याह शादियों में भी नहीं जाते थे और कोई मर जाता था उसमें भी नहीं जाते थे। समाज के लिए इन्होंने ये सब लिखकर जो 24 घंटे का हमारे वकील साहब बबलू ने बताया था, ये 24 पॉइंट हैं जिन पर कांशीराम जी ने ये कहा था कि मैं अब जीवन में इन चीज़ों को नहीं करूँगा। तो कांशीराम त्याग की मूर्ति थे और समाज में जागृति और संगठन और एकता के नुमाइंदे थे। जब तक हम एक नहीं होंगे और दलित और पिछड़ों को साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक हमारा सपना पूरा नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। काटो इसे। भारत बाबा साहब, संत रविदास और तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए आज हम लोग 100 कौम को जगाने वाले हैं, बहुजन समाज को बहुजन नाम देने वाले हैं और बहुजन नायक मान्यवर साहब कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर एकत्रित हुए सभी दम बंधुओं को मेरा नाम बताया जाए। जैसे कि आप अभी तक के कई वक्ताओं ने बता दिया कि आज माननीय साहब का 14वां परिनिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन 2006 में उन्होंने अपने प्राण त्यागे। स्विच ऑफ करवा दो। उनके जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि जन्म 1934 में रोपड़ पंजाब में हुआ था और उस समय की तरह ही उन्होंने अपनी सामान्य शिक्षा गांव के स्कूल में ग्रहण की और BSc की डिग्री प्राप्त करी। उसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी करी और एक जातीय के सामने आने के बाद वो बाबा साहब के विचारों से परिचित हुए और अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उनके साथी दीना भाना वाल्मीकि जी और D.K. खापड़ जी के साथ मिलकर के उन्होंने बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का जीवन भर प्रयास किया।
सबसे पहले उन्होंने RPI बाबा साहब के द्वारा उनके अंतिम दिनों में बनाया गया एक राजनीतिक फ्रंट था, उसमें काम किया। उसके बाद महाराष्ट्र में काफी दिन काम करने के बाद उनको लगा कि यहाँ एकता होना मुश्किल है, क्योंकि वो पार्टी अनेक दौरों में बढ़ चुकी थी, और उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना रुख किया। 1971 में उन्होंने SC/ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन नाम से संगठन बनाया, जिसको बाद में काम से नाम दिया गया, क्योंकि वो खुद सरकारी अधिकारी थे और जानते थे बहुजन समाज की ड्रीम उस समय सिर्फ और सिर्फ नौकरियों में थी, जिसके पास धन का स्रोत था, और किसी मूवमेंट को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो वाम सेव के माध्यम से सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से वो अपने संगठन के लिए पैसा एकत्रित करते थे। उसके बाद उन्होंने बहुजन समाज को एक करने के लिए कई प्रयोग करे। वो 3 चीजों से अपने इस मूवमेंट को बहुत तेजी से आगे बढ़ा पाए। एक, पहियों पर अम्बेडकरी मेले का आयोजन, दूसरा जनता की संसद का आयोजन, और तीसरा साइकिल रैली। उन्होंने भारत में 3000 किलोमीटर तक साइकिल से यात्रा करी, जिससे वो पूरे भारत में बहुजन समाज को जोड़ने और उसको देखने में समर्थ हो सके। उसके बाद 1991 में उन्होंने बहुजन समाज पे को ज्ञान से जोड़ने के लिए बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की स्थापना करी, और साथ ही साथ DS4 भी बनाया, क्योंकि अब संघर्ष की आवश्यकता थी और राजनीतिक प्रशिक्षण वो अपने लोगों को देना चाहते थे। जब उनको लगा कि DS4 के माध्यम से राजनीतिक चेतना अपने लोगों में आ चुकी है, तब 14 अप्रैल 1984 को उन्होंने BSP की स्थापना करी और ये कहा कि दलितों के भाग्य की चाबी केवल और सिर्फ सत्ता में है। अगर सत्ता पर पहुंच गए तो अपना भाग्य चमका सकते हैं। उन्होंने इन प्रयोगों के साथ में बहुजन समाज को सदैव जोड़ने का प्रयास किया और दलित पिछड़े माइनॉरिटी के लोगों को सदैव अपने साथ रखा। उन्होंने जैसे बताया कि कई प्रयोग बहुजन समाज के लिए करे। उसी 80 के दशक में उनका व्यक्तित्व एक अनसुलझी पहेली थी, क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई, लेकिन 90 के दशक के अंत में आते आते उनके द्वारा बनाई गई दलित पिछड़ों, अशिक्षित ग्रामीणों की पार्टी बड़ी बड़ी पूंजीपतियों को पार्टियों को मुंह दिखा रही थी। वो एक सामान्य परिवेश से निकले और उस समय का सूरज बन चुके थे। सारी राजनीतिक ध्रुव पार्टी का ध्रुव बन चुके थे। वो कहते थे कि हम सरकार ना बना सके, लेकिन सरकार को हिला सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। तभी बहुजनों की पूछ हर पार्टी में होगी, और ऐसा इन्होंने किया। और अंततः एक बार नहीं बल्कि 4 बार यूपी की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी को सत्तासीन किया। उन पर यह आरोप करते थे कि वो सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही अपना समय देते हैं, बाकी पूरे हिंदुस्तान को उनकी जरूरत है। तो वो कहते थे कि उत्तर प्रदेश अगर पूरे भारत को इंसान माना जाए, एक ह्यूमन बॉडी माना जाए, उत्तर प्रदेश उसकी गर्दन है। और वो उत्तर प्रदेश को मनुवाद का पालना कहते थे। वो कहते थे कि अगर उत्तर प्रदेश यानी उस इंसान की गर्दन को दबोचा जाए तो पूरे शरीर में पूरा शरीर निष्प्राण हो जाएगा, यानी पूरे भारत में अपने आप ही प्रचार प्रसार हो जाएगा हमारा जो काम यहाँ हो रहा है। उनके द्वारा कभी भी प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन नहीं किया गया। उन्होंने कभी भी MLA और MP को खरीदने के लिए खरीद फरोख्त नहीं की। उनको हमेशा अपने कार्यकर्ताओं और संगठनकर्ताओं पर भरोसा था, इसलिए सिर्फ चुनाव लड़ने और संगठन को बनाने में उन्होंने पूरा जीवन दे दिया। उन्होंने शपथ ली कि अपनी कोई संपत्ति नहीं बनाएंगे, अपने परिवार अपने घर से कोई संबंध नहीं रखेंगे। उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, कोई घर नहीं था, लेकिन आज लाखों घर उनके हैं, लाखों दिलों में वो रहते हैं। यही उनके लिए एक पूरी श्रद्धांजलि है। उन्होंने वो मीडिया को मनुवादी मीडिया कहते थे। वो कहते थे कि मीडिया अपना स्वतंत्र मीडिया खड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए अनटचेबल नाम से उन्होंने एक मासिक पत्रिका निकाली तथा बहुजन टाइम्स नाम से 22 वर्षों तक एक समाचार पत्र का प्रकाशन उन्होंने किया। और उनके जाने के बाद आज सोशल मीडिया बहुजन मीडिया बना हुआ है। हमारे कई मीडिया के साथी यहाँ बैठे हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुजन समाज की आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाते हैं। नहीं तो मुख्य मीडिया, मुख्य धारा मीडिया तो भटकाने के मुद्दों पर ही व्यस्त है। मान्यवर साहब काशीराम
90 के दशक के बाद जब भारतीय राजनीति के मजबूत चेहरा बन चुके थे, तो उस समय उनके सामने कई ऐसे समय आए जब पार्टी को मजबूत बनाने के लिए उन्हें मजबूत नेताओं की जरूरत थी, क्योंकि वो एक दूरदृष्टि वाले संगठनकर्ता थे। उन्होंने सामान्य से स्कूल टीचर को, सुश्री मायावती जी को इस प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया, और बहन जी के नाम से जो अपने शासन के लिए जाने जाते हैं। मान्यवर साहब चाहते तो खुद भी मुख्यमंत्री बन सकते थे। उनके पास राष्ट्रपति बनने का ऑफर भी था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, लेकिन उन्होंने उस पद को त्याग दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे बहुजन समाज के वो योद्धा चाहिए जो ये पद बना सके। उन्होंने कहा कि हम दूसरे के मंचों पर नहीं जाएंगे, हम वो मंच देंगे जो दूसरे उस मंच पर आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, और उन्होंने वो मंच बना दिया। उन्होंने बहुजन समाज में एक आत्मचेतना का सृजन किया कि लोग अपने आत्मसम्मान को जाने, दूसरों के पीछे न बने बल्कि अपने समाज को जोड़ें। और आज उनके जाने के बाद उनकी कमी जो महसूस होती है उसका असर दिखाई देता है। उनके द्वारा स्थापित बहुजन समाज पार्टी जो कभी पूर्ण बहुमत से यूपी की सरकार में थी, आज हाशिए पर है। अनेक प्रदेशों में जहाँ सीटें आती थी, आज वहाँ संगठन आज गिरी चुकी सांसें दे रहा है। छोटे छोटे संगठन उभर आए, हालांकि वो सभी मानव साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज बनाने के बाद ही उनको असली श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। और माननीय काशीराम को करते हुए मैं ज़्यादा तो ये बोलूँ क्योंकि एक तो ये थोड़ा सा की बीमारी मल्टी मेरी जो है अब मैं 80 से पास आगे बुला तो नाश्ता चल जाता है। माननीय काशीराम के विषय में जितना भी कहा जाए बहुत कम, क्योंकि उन्होंने एक अगर समाज में कोई नेता हुआ है तो वास्तव में बाबा साहब माननीय काशीराम की, जो बाबा साहब के बच्चों पर चल गए, उन्होंने समाज को एकत्रित किया। कोई भी नेता ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक में जो है जो थोड़ा सा नेता बन गया उसे कहते सोचा कितना करोड़ का कमा लूँ, अब जहाँ कमा लिया फिर जो है बात मारी, फिर समाज के लिए कुछ नहीं। मैं बुरा मानने की बात नहीं, जो बात कहनी उससे थोड़ा सा कहनी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में नेता आजकल ऐसे हो गए हैं जो टिकाऊ, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। वो बाबा मान्यवर काशीराम जी ने जो एक इतना बड़ा एक मिशन चलाया, उसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं, उनको सिर्फ जो है अपने घर का ध्यान, मेरा घर जो है करोड़पति होना चाहिए, मेरे बच्चे चाहे पढ़ो ना है नहीं, लेकिन वो करोड़पति नहीं। तो ये हमारे समाज में हो रहा है, ये बहुत बड़ी गलत परिपाटी चल रही है। और आज जैसे जैसे जो भी कमीशन में आया, जब वो बन गया थोड़ा सा मैम अब तो मैं करोड़पति हो गया, तो फिर उस मिशन को लाद पाए दूसरे पहुँच गए। ये जब तक हमसे हमें इन लोगों को जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं उनको जब तक बेसिक नहीं किया जाएगा तब तक जो है रास्ते नहीं जाएगा। क्योंकि हम मनवादी को तो कहते हैं वो तो हमारे दुश्मन है ही हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा हमारे दुश्मन जो है ये हमारे ही समाज के लोग होते हैं। वो उनको हम कहते तो अपना है, लेकिन वो बात दूसरे की करते हैं या अपनी सिर्फ अपनी करते हैं। तो मान्यवर काशीराम जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, और जिस रास्ते पे चल के बाबा साहब के रास्ते पे जो उन्होंने चल के जो है लोगों को संदेश दिया और सारे समाज भी एकत्र किया, इससे पहले कोई नेता ऐसा नहीं है। भाषण देने वाले बहुत बड़े बड़े आए। एक बार यहाँ अम्बेडकर पार्क में अम्बेडकर जयंती थी, एक बड़े नेता हमारे आए बोलने में, तो उनके मुकाबले में शायद कोई आ नहीं, तो बोलते तो बहुत
बहुत अच्छे थे। देखो मोरे लेकिन जैसे वो काशीराम जी आ गए ठीक है तो वो बस से उठ के चले गए। नाम क्या था इनका? हैं? नाम क्या था? अरे नाम तो पूछ रहे हो, भूल हो गया। तो नाम बताने में क्या प्रॉब्लम? तो ये चीज़ एक दूसरे देखिए कितना वो है, जब से हमें दो दूसरे लोग मिलते हैं और हम जो है जहाँ एक आदमी को अच्छा नहीं समझ लेते हैं भाई चल रहा है उससे किनारा करना शुरू कर देते हैं। क्यों? अब सबको अपने वर्चस्व क्यों लगेगी? तब ये चाहते हैं कि मेरा जो हूँ मैं हूँ, तो और ज़्यादा ना कहते हुए मेरा इस बौद्ध विहार के जो संचालक हैं उनसे मेरा निवेदन है कि भाई ये बौद्ध विहार बनाया है, इतना बड़ा मोहल्ला है, क्या हम एक आदमी को महीने में क्या 2 महीने में एक दिन नंबर आएगा खाने का उसका, क्या एक बिल्कुल नहीं रख सकते? वो बड़ा शर्म की बात आती है जब लोग पूछते हम कह रहे थे अबे हमने बौद्ध विहार पूछा, किसी ने बताया नहीं, किसी को बताया नहीं। तो ये चीज़ जो है हमें यहाँ एक बिल्कुल रखना चाहिए और एक जो है पंछी का झंडा कम से कम इसका लगा दें, घर के बाहर लगा दें पार्क में झंडा, तो उसे पता होगा कि यहाँ यहाँ तो अपना जान जाएगा। तो मेरा यहाँ के समाज जो के कार्यकर्ता हैं उनसे निवेदन यही है कि ये आपने बना तो दिया, लेकिन इसको मतलब जो है संचालन करने के लिए संचालक समिति आपकी ठीक नहीं है, इसे पूरा मानो। तो मेरा आपसे निवेदन है, एक तो यहाँ बहुत तुरंत को हैं और इसको एक आदमी को खाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मतलब जो है खर्च नहीं होता है, मतलब एक बिच्छू कितना खा जाएगा। लेकिन इतना बड़ा बौद्ध विहार और यहाँ मतलब जो है हर कोई ताला लगा रहता है, तो ये बड़े शर्म की बात है। थोड़ा सा मेरी थोड़ा जोर करें तो यहाँ के संचालक और इस पर थोड़ा ध्यान करते हैं सभी आप सब लोगों ने बोल दिया कि कैसे बोलने में क्या नहीं बड़े बड़े दुकानों में बैठे हैं, मेरी तो बंदे नहीं है जी। मैं साफ को नमन करता हूँ, सरकार भी देता हूँ और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ फूल चलाने में और इनके विचारों को फैलाने में जमीन आत्मा होगा। साहब काशीराम कि अगर हमें विचार बाबा साहब के विचार भगवान बुद्ध के विचार फैलाने पड़ेंगे तो तन भी लगाना पड़ेगा, मन भी और धन भी। बातें करते करते बहुत सारे लोग दुनिया में चले जाएंगे, किसी पर इल्जाम लगाना, किसी का कुछ करना, कुछ नहीं। साहब ने जो चीज़ संघर्ष करी 5 चीज प्रतिज्ञा करी वो हमें जोड़ के शाम को सोने पैसे का मोह त्याग हो। 1965 में एक IAS नौकरी छोड़ने वाले शख्सियत जो बहुजन का नाम दिया, अच्छा खाना नहीं खाया, मेरे मित्र ने बताया कि एक बार साहब काशीराम का जो ऑफिस का करोल बाल के अंदर खोला था तो उनके जो थे वो गए, उन्होंने देखा तो साहब काशीराम का जो बनियान है वो फटा पड़ा था। तो साहब वहाँ पर आ रहे थे, उन्होंने देखा तो ये क्या किया, तो वो जो आपको आपको वो प्राइवेट था तो उन्होंने जो है गुस्सा होकर बाहर निकला था, तो सूखने के लिए था तो वो गुस्सा हो गया आदमी वो बात नहीं। तो साहब अंदर फ्लाइन आदमी कोई बात नहीं मेरा, उसकी आंखों में आंसू आ गए कि एक साहब जिसने हमारे लिए सब कुछ याद किया और उसके कपड़े में। मैं आप सब लोगों को एक बात बताऊँगा, मैं साहब की भी पढ़ता हूँ चर्चा यूँ, तो उसके अंदर साहब की जो बात थी एक बार वो क्या हुआ था कि जब कभी मास्टर जी ने बताया RBI के वो पढ़ते सब अध्यक्ष हुआ करते थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे साहब DP मौर्य साहब। उस सभा में बड़े बड़े लोग देश के आए हुए थे, मुंबई के अंदर उनकी मीटिंग लग रही थी
तो साहब को उसमें जाना था, तो उन्होंने कहा यार मेरे पास तो पकड़े नहीं, और वहाँ जो साहब बड़े बड़े आना बीपी मौर्य साहब हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीपी मौर्य साहब को तो आप जानते हो, वो तो मुर्दों के अंदर जान रहे थे, आप लोग सुना हुआ, हमने तो देखा नहीं। तो उन्होंने कहा भाई ये कोट चाहिए मुझे पहनने के लिए, और कोट पहनने के लिए जब उनको कोट नहीं था तो उनके पास पैसे अवेलेबल थे। वो गए पुराने कपड़े जो आप लोगों ने कपड़े पुराने टाइम में बिकते थे, आज भी बिकते हैं पुराने कपड़े, तो पुराने कपड़े वाले की दुकान पर तो मुझे एक कोट चाहिए मेरे साइज का, 4 रुपये का। कहते भैया अभी तो महंगा है। कहने लगे एक काम करो आगे लेते जाओ, वहाँ डोम बैठा है। डोम जो है वो मुर्दों के कपड़े बेचता है, जो मुर्दे होते हैं उन कपड़ों को बेचता वो दे देगा। साहब जाते हैं उनको ये कोट दिया मेरे साथ, 5 रुपये में उसका है पड़े हुए मुर्दों का। कहता है हमारा जिंदों का कुछ नहीं बोला है, मुर्दे क्या उखाड़ेंगे। तो साहब का जो त्याग है वो दिल में उतरना चाहिए। 70 साल इस देश के अंदर बदतमीजी करते करते हो गया हमारे लोग, एक दूसरे पर कटाक्ष करते करते, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते, लेकिन कोई आदमी अभी तक, मुझे 15 साल हो गए काम करते हैं, ये नहीं लगा कि भाई ये आदमी समाज में जाके ईमानदारी से गाँव गाँव जाकर जाकर 14 अपना लाएगी साहब के आज पुष्पांजलि कर दी, अगले दिन साहब कुछ नहीं पता। अभी साहब ने बताया 74 जिले हैं यहाँ, वकील साहब ने बताया वो आए हैं, मोहल्ले हैं, 74 आज नहीं है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम पानी में देख रहे हैं, पानी में देखने से काम नहीं चलता। काम चलता है क्या विचारों को लोगों के दिमाग में रखता है, लड़कों के दिमाग में रखता है, बुजुर्गों की तकड़ के लोग छुट्टी है गवर्नमेंट की। इन बच्चों के दिमाग में आने वाली जनरेशन की छात्रों से कैसे एहसास कराएं कि तुम इस देश के शासन कैसे चलोगे, तुम अपने समाज को कैसे बढ़ाओगे, तुमसे क्या उम्मीद करेंगे। लेकिन कोई भी आदमी चलने को तैयार नहीं, हम भी आ जाए चलो कोई बात नहीं। जब तक हम जान के बात करते हैं कि घोड़े की कन्नाल दरवाजे पर लगाने पर परिवर्तन तब होगी तो पैरों में घोड़े की कन्नाल जब चलोगे, जब परिवर्तन होगी। आप उसने जो संघर्ष करा है हमारे लिए, आज आपको पुण्य की है। मैं आपको एक बात बता दूं, आज बीजेपी सरकार और माननीय राजनाथ सिंह जी ने एक बात कही थी अपनी सभा के अंदर कि 14 साल में राम का वनवास काट गया था, वनवास काट दो, तो वनवास काट दिया, कटा नहीं कटा, बैठे केंद्र में राज्य में, और आज साहब की छोड़ के हमें उस पर नहीं करते, ये उस पर तोड़ते तो मर जाएंगे। ये तो हमें जिंदे रखने अपने अंदर, अपनी औलाद के अंदर। साहब काशीराम हैं तो हम हैं, बाबा साहब हैं तो हम हैं, भगवान बुद्ध हैं तो हम हैं, वरना कुछ नहीं। ये हमें हर बच्चे को, चाहे आपके पास व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, जितना ज्ञान हो उतने ज्ञान को पकेड़ो हम। जब हम 18 मार्च 1956 में काम करेंगे, वरना फॉर्म भरने पूरी करने से अभी 14 अक्टूबर आ गया, 14 अक्टूबर में अभी से ढंग के बदलनी चाहिए कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या करा, वो धर्म की दीक्षा दी, वो दीक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं। वो बिहारों को सजाओ, घरों को सजाओ, उसकी नवंबर की दिवाली से पहले हमारे घरों को सज जानी चाहिए, और दिवाली के दिन अंधेरे में सब कुछ सचेत करो कि बिजली नहीं जलेगी, मोमबत्ती नहीं जलेगी हमारे घरों में। हमारे लिए मोमबत्ती जलाना, दीप जलाना उस दिन दुश्मनों के जो है मोमबत्ती को रोशन बढ़ेगी। हमें 14 अक्टूबर ये रोशन करें। अगर आप लोगों को दिल चुका है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, निवेदन ये करूँगा कि आगे से जब भी आयोजन करें तो दिल से करें, दिमाग से न करें, दिमाग खराब नहीं करें, मेहनत करें। एक थिएटर करने की कोई थिएटर न करें। मेरे साथ हर संडे दो, मैं आपको हर संडे में एक गांव के अंदर 4 सवाल हम नहीं जाते, हमें तो किसी की जरूरत नहीं, कोई साथ जा रहा हम तक मोटरसाइकिल तुम्हारी चलती, हमें तो बाबा साहब की विचारधारा डालिए, 100 सुनेंगे 100, 500 सुनेंगे 500, 200 सुनेंगे 200। जिसको मानना वो अपना भला करेगा, हमारा कौन सा भला करेगा। हम तो इनका कटता हम काट नहीं सकते इनका,
लेकिन कम कर सकते हैं कोशिश। संडे के दिन टीवी भी हम देखने जानते हैं, व्हाट्सएप भी चलाना जानते हैं, लेकिन जिससे पूछो कि मैंने बहुत संघर्ष करा। अभी मैं पिछले संडे के अंदर एक गांव है सरूरपुर, उसकी बराबर में करना हो मंदिर 100 फुट का है, 4 लोगों का बना हुआ और बुद्ध विहार का काम चल रहा है। 40 साल से जयंती मनाई जा रही है उस गाँव के अंदर, लेकिन ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को ये नहीं पता डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की जा रही है। मैं झूठ नहीं बोलता, नकल नहीं दिखाता, बाकी बिल्कुल रिकॉर्डिंग खड़े हो मंदिर में बढ़ के जाकर मतलब याद है छोड़ दो या सर्द में जगमगाना है तो मुझे 14 अप्रैल को तो जगमगाना। पिछला साल मुझे करना के जगमा दिया, आपका सब सांस नहीं लिया जा रहा लोगों पे, इतनी दबंग दबंग पड़ी है। 2 मिनट लगे जयंती के गैर लोकतंत्र याद आगा ना, सांस नहीं ले सकते हमारे लोग समझ, इतना बुरा हाल है। तो फॉर्मेलिटियाँ बहुत होती, धन भी दो, किताबें भी दो और मुझे दो। मैं खड़ा होकर साहब की उस पर कह रहा हूँ किताबें अपने नाम से दो, कलेक्शन करो, वो समाज में जाएंगी, बच्चों को निःशुल्क लेके जाएंगे, आपको कुछ नहीं। मुझे किसी के पैसे की कोई आवश्यकता नहीं, मैं इतना पैसा कमा लेता हूँ, मेरा परिवार ठीक ठाक चल जाए, मैं अपना किताबें कलेक्शन करो और किताबें दो, वो बच्चों को निःशुल्क जाए। महापुरुषों की जयंती पर किताब मिले, बाबा साहब की हुआ है, इतिहास के वो आ नहीं रहे और हम यहाँ हर 6 महीने बैठ के माता जी धो की फूल चढ़ाए। क्या हुआ? साहब काशीराम का चमचा युग है, साहब काशीराम का एक गर्जना है, उनके भाषण है, उन्होंने वो भी दिया और बहुत सारी चीजें जो लिखी थी। साहब की मेमोरी मिली थी वो काफी तारीफ थी, मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ, आप सभी नमन करता हूँ और अपने जीवन में जब तक जिंदा रहूँ उनका प्रचार करता हूँ। जय भीम, जय भीम। साहब काशीराम, साहब काशीराम, साहब काशीराम, साहब काशीराम, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। बहुत बहुत साधुवाद सभी का। और आज ये चैतवन बुद्ध विहार के अंदर जो है श्रद्धांजलि दी गई है साहब काशीराम को। साथियों, निवेदन है कि यहाँ जो समाज के आदर्श हैं हमारे, इनकी बातों को आप सब लोग धारण करेंगे और इनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक गांव में भी जाएंगे तो लगभग 30-40 गांव तो हम कवर कर ही सकते हैं अपनी यादों में। तो इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद है और साहब काशीराम जी की जो पुण्यतिथि है उसकी विचारधारा को गांव-गांव फैलाएंगे। सम्मान एक अधिकार गांव-गांव काम करता है। नमो बुद्धाय, जय भीम।